अप्सरा को देखते हुए राहुल की आंखें चौंधी आ रही थीं। उसका गोरा मखमली बदन, उस पर हीरों से जड़े गहने लदे थे। उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, लंबे काली घटा जैसे बाल, ऊपर से उसकी मदहोश कर देने वाली मुस्कान। राहुल, मुझे सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल और कष्टों से भरा है, लेकिन फिर भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या परेशानी थी जो तुमने मुझे सिद्ध किया? अश्विनी, बहुत प्यार करता था मैं उससे। शादी से पहले अपने पूरे परिवार से लड़कर उनके खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी की और उसने भी यही किया। मेरी जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था उसने। चाहे सुख हो या दुख, मुझे कभी ना छोड़कर जाने का वादा किया था। लेकिन मुझ पर जरा सी परेशानी क्या आ गई, फौरन सारे कस्मे वादे तोड़कर वो चली गई। तुम इंसानों की यही समस्या है। पहले किसी इंसान को इतना चाहते हो कि उसके आगे तुमको कोई भी अच्छा नहीं लगता, और जब वो मिल जाता है तो तुमको उससे गलत कोई नहीं लगता। तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं और तुम अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे उससे अपने हर एक नुकसान का बदला लेना है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच समझ लो। अगर एक बार तुमने मुझे कोई काम दे दिया तो मैं उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, सोच लिया है मैंने। आज से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जब भी कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की या मुझे धोखा देने की कोशिश करे तो तुम उसी समय प्रकट होना और उसे खत्म कर देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अब तुम मेरी शर्तें सुन लो। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री के करीब नहीं जाओगे। अब किसी और स्त्री का ख्याल तुम्हारे मन में आना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वैसे भी अब मुझे किसी भी स्त्री पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर अप्सरा मुस्कुराती है। उसने चुटकी बजाई तो राहुल और वो राहुल के घर पहुंच गए। अरे, ये हमारे कमरे में हम कैसे आ गए? क्योंकि तुम्हारे मन की बात मैं जान गई हूँ। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की लाइट डिम हो गई। अगले दिन की शाम अश्विनी अपनी दो दोस्तों रोशनी और चारू के साथ डिनर पर गई थी। सच में इतने दिनों बाद तुम लोगों से मिली हूँ। कितना अच्छा लग रहा है आज का दिन, वरना मुझे तो लगा था कि शादी के बाद अब जिंदगी हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी, घर में कैद। अरे छोड़ना यार, चल अब डिनर करते हैं। उनके सामने नूडल्स, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई थी। अश्विनी ने जैसे ही गिलास मुंह से लगाया उसे बहुत ही गंदा टेस्ट आया। उसने देखा कि उसके गिलास में ड्रिंक की जगह खून है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसने गिलास जमीन पर फेंक दिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तभी उसने पाया कि होटल में उसके अलावा कोई नहीं है। कहाँ गए सब? रोशनी, चारू? उसने अपनी दोनों सहेलियों को आवाज लगाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तभी उसने पाया कि सामने से एक बेहद डरावनी चुड़ैल उसके करीब आ रही है। ये अप्सरा ही थी जो भयानक अवतार में उसके पास आई थी। बचाओ! अश्विनी, क्या हुआ तुझे? एक ही पल में सब कुछ ठीक हो गया। उसने पाया कि जो गिलास उसने फेंका था उसमें असल में कोल्ड ड्रिंक ही थी। क्या हुआ तुझे? तूने कोल्ड ड्रिंक क्यों फेंकी? वो कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो खून था, और वो डायन। अरे क्या हुआ तुझको? तू तो खुली आंखों से सपना देख रही है। अश्विनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। सुबह होने पर जब राहुल की आंख खुली तो अप्सरा उसके सामने खड़ी थी। उसके सामने ही थाली में राहुल का फेवरेट नाश्ता रखा हुआ था। वाह, तुमने मेरे उठने से पहले ही नाश्ता भी तैयार कर लिया। हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बीवी की जगह ले चुकी हूँ। इस तरफ अश्विनी किसी विराज से बात कर रही थी। हेलो मैडम, इतने दिनों से आप मुझसे बातें कर रही हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम मिल लें या फिर इस फ्रेंडशिप को खत्म कर दें। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे आज ही मिलती हूँ। अश्विनी रात को विराज से मिलती है और वो उसे एक 5 स्टार होटल ले जाता है। जितनी तुम प्रोफाइल पर लग रही थी
दिखने में तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। वैसे तुम भी काफी हैंडसम हो। दोनों ने बैठकर खूब बातें की और डिनर किया। सर, आपका बिल 8,000। उसने 10,000 रुपए टिप समेत पे कर दिया। राहुल तो इतनी पेमेंट कभी भी नहीं कर पाता, कंजूस कहीं का। डिनर के बाद विराज उसे अपने फार्म हाउस ले गया, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। विराज उसे एक कमरे में ले गया, लेकिन तभी वहां पर अप्सरा प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर विराज हैरान रह जाता है। हे भगवान, कौन हो तुम? क्या तुम मेरे लिए इसको छोड़ सकते हो? हाँ, मैं इसे अभी के अभी छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी हो सकती हो? विराज, ये तुम क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ, अपने आप को देखो और इसे देखो, कितनी खूबसूरत है ये। विराज मंत्रमुग्ध होकर अप्सरा की तरफ बढ़ जाता है। तभी अचानक अप्सरा ने विराज की गर्दन पकड़ी और उसे पूरी तरह से पीछे अश्विनी की तरफ घुमा दी। इसके बाद अप्सरा ने विराज की टूटी गर्दन अश्विनी के पैरों में फेंक दी। ये देखकर अश्विनी की रूह कांप उठी। बचाओ! चीखती चिल्लाती हुई वो वहां से भाग निकली। उस दिन से अश्विनी के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर जगह बार बार अप्सरा दिखाई देती। अब अश्विनी का जीना दुश्वार हो गया था। इसी परेशानी से निकलने के लिए वो एक बाबा से मिलती है। जिस तरह की तुम बातें बता रही हो, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारे पीछे अप्सरा लगी है। अप्सरा? हाँ, स्वर्ग की अप्सरा। वैसे तो उसका काम स्वर्ग में रहना है, लेकिन कुछ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंत्रों द्वारा एक बहुत ही कठिन विधि को संपूर्ण करके उसे सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से वो तुम्हें परेशान कर रही है, तो इससे जाहिर है कि किसी ने उसे सिद्ध करके तुम्हारे पीछे लगाया है। अब अश्विनी ने बाबा को अपनी और राहुल की पूरी कहानी बताई। विधि का विधान यही कहता है कि जब कोई स्त्री विवाह के बंधन में बंध जाती है, तो उसका नसीब उसके पति से जुड़ जाता है। पति के साथ क्या हो रहा है, वो कितना कमा रहा है, कितना फायदा या नुकसान उठा रहा है, ये सब पत्नी के नसीब का ही होता है। ऐसे में पत्नी का धर्म यही है कि सुख हो या दुख, खुशहाली हो या बदहाली, पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अश्विनी बाबा की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और अब उसे अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। वो बाबा का धन्यवाद करके उसी समय वहां से निकल गई। इस तरफ अप्सरा राहुल को वो सब दिखा रही थी जो उसने अश्विनी के साथ किया। इतने लड़कों को डेट करने के बावजूद वो किसी की नहीं हो सकी और ना ही कभी हो पाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अप्सरा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। अगर मैंने तुमको खुश किया है, तो अब तुम भी मुझे खुश कर दो। ये कहकर अप्सरा उसके गले लग गई। अगली सुबह अचानक से अश्विनी घर पहुंचती है। राहुल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो किसी पुतले की भांति बस खड़ा रह गया। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो वादे मैंने तुमसे शादी से पहले किए थे, मैं उन सभी को पूरा करके दिखाऊंगी। राहुल को जैसे सारे जहां की खुशी मिल गई थी। तभी इन्होंने देखा कि अप्सरा आंखों में अंगारे लिए सामने खड़ी है। मैंने तुमसे वादा लिया था कि मेरे अलावा अब तुम किसी और स्त्री के करीब नहीं जाओगे। अप्सरा, ये मेरी बीवी है, इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मैं तुमको छोड़कर नहीं जाने वाली। तभी राहुल ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, अप्सरा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। नहीं, जा सकती हो। तभी अप्सरा गायब हो गई। आई लव यू राहुल, आई लव यू। आई लव यू टू जान, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कभी नहीं। अब अश्विनी राहुल के साथ खुश रहने लगी। धीरे धीरे इन्हें साथ रहते हुए 3 महीने गुजर गए। राहुल अब अपना काम अच्छे से करने लगा, क्योंकि अब उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। तभी एक दिन अश्विनी को एक कॉल आया। हेलो, कौन? हेलो अश्विनी, कैसी है तू? अरे
क्या तुम प्रथमेश बोल रहे हो? हाँ, मैं प्रथमेश बोल रहा हूँ। तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले ना। तुमको मैंने कितने कॉल्स ट्राई किए, लेकिन तुमने ना ही आंसर दिया ना ही तुम मिले। अरे काम में बहुत बिजी था यार। खैर छोड़ो, अब बोलो, क्या अब हम मिल सकते हैं? ये सुनकर अश्विनी फिर से बहकने लगी। राहुल तो अपने काम में इतना बिजी रहने लगा है, अगर एक दो बार प्रथमेश से मिल लूं तो भी इसको क्या पता चलेगा। ठीक है, मैं आज रात तुमसे मिलती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि मुझे तुम एक चीज मेरी पसंद की दिलाओगे। हाँ हाँ मेरी जान, दिला दूंगा, तुम मिलो तो सही। रात को राहुल के सोने के बाद अश्विनी ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। इतने दिनों बाद मिल रही हूँ, आज तो हॉट दिखना बनता ही है। वो कमरे से निकल गई। राहुल चौंकते हुए नींद से जागा तो अप्सरा उसके सामने खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रही हो? और मेरी अश्विनी कहाँ है? तुम्हारी अश्विनी अपने पुराने आशिक से मिलने जा रही है। क्या? यह सुनकर राहुल के दिल पर एक और गहरी चोट लग गई। अभी अश्विनी गेट पर पहुंची ही थी कि तभी अप्सरा उसके सामने आ गई। उसने अश्विनी की गर्दन पकड़ी और उसे धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राहुल वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अश्विनी का शरीर जमीन पर पड़ा था और सामने अप्सरा उसकी गर्दन अपने हाथ में पकड़े हुए राहुल के पास आ रही थी और उससे खून टपक रहा था। तुम वापस कैसे आ गई? तुमने मुझे जो आज्ञा दी थी उसे याद करो। आज से तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जब भी कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की या मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा, तब तुम उसी समय प्रकट होना और उसे खत्म कर देना। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। नहीं! रात के अंधेरे में प्रोफेसर अभिमन्यु अपने असिस्टेंट राहुल के साथ शहर की आबादी से सटे हुए एक जंगल की घनी झाड़ियों के बीचों बीच खड़े थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका प्रोफेसर और राहुल के शरीर से टकराया। प्रोफेसर ने घबराते हुए राहुल से कहा, राहुल, तुम्हारे सामने जो भी दृश्य आए उस पर विश्वास मत करना। ठीक है प्रोफेसर। तभी राहुल के कानों में उसकी गर्लफ्रेंड तानिया की चीख टकराई। प्रोफेसर, ये तो तानिया की आवाज है। राहुल, ये तानिया की आवाज नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम्हारे कानों का भ्रम है। तभी दूसरी बार राहुल के कानों में तानिया की एक दर्द भरी चीख टकराई। प्रोफेसर, ये तानिया की ही आवाज है। ऐसा लगता है जैसे कि उस भयानक बला ने तानिया को अपना शिकार बना लिया है। पागल हो गए हो तुम। तानिया तो अमेरिका गई हुई है। मगर राहुल प्रोफेसर की बात सुने बगैर चीख की दिशा की ओर दौड़ पड़ा। अचानक एक बवंडर के साथ एक बड़ी भयानक दिखने वाली स्त्री, जिसके चेहरे का मांस सड़ चुका था, अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखों से राहुल को घूरने लगी। राहुल कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहकर उस भयानक स्त्री ने अपने नुकीले पहने पंजे राहुल के गर्दन में गाड़ दिए। राहुल का सर एक झटके में अलग हो गया। तभी वहां पर प्रोफेसर दौड़ता हुआ पहुंच गया। तूने बहुत से मासूम लोगों की जानें ले ली, अब तेरा अंत नजदीक है। इतना कहकर प्रोफेसर ने अपनी जेब से एक पानी की छोटी सी शीशे की बोतल निकाल ली और उस बोतल के पानी को उस भयानक स्त्री के ऊपर फेंक दिया। अचानक वो चीखती हुई धुआं बनकर वहां से गायब हो गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर पंकज पुलिस स्टेशन में किसी केस फाइल को देखने में व्यस्त थे। तभी हवलदार बलराम इंस्पेक्टर पंकज के पास आकर बोला, सर, जंगल के पास एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत की बड़ी ही भयानक अवस्था में लाश मिली है। ये सुनकर इंस्पेक्टर पंकज चौंकते हुए बोला, वो बूढ़ी औरत जंगल में झोपड़ी बनाकर क्या कर रही थी? सर, वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर ही रहती थी। कहते हैं कि शहर से लोग जादू टोना करवाने के लिए उसके पास ही जाया करते थे। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर पंकज
हवलदार बलराम के साथ झोपड़ी के अंदर खड़ा था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी और एक सुंदर लड़की फूट फूट कर रो रही थी। हवलदार बलराम इंस्पेक्टर पंकज से बोला, सर, सुना है कि इसकी माँ ही इस लड़की का इकलौता सहारा थी और इस लड़की ने अपना पूरा जीवन इसी जंगल में बिताया है। अब इस बेचारी लड़की का भला क्या होगा? हवलदार बलराम की बात सुनकर इंस्पेक्टर पंकज गहरी सोच में डूब गया और फिर कहा, और इतनी जल्दी इस लड़की के रहने का कोई इंतजाम भी नहीं हो सकता। सर, आपके पेरेंट्स भी इस समय घर पर नहीं है। क्यों ना तब तक आप बेचारी लड़की को अपने घर पर रख लें? शायद तुम ठीक कह रहे हो। इंसानियत के नाते मुझे ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने उस सुंदर लड़की की ओर देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? परी। तुम्हारी माँ की हत्या किसने की? मुझे नहीं पता। जब मैं सोकर उठी तब मैंने अपनी माँ को इसी हालत में मरा हुआ पाया। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज परी को अपने घर पर लेकर आ गया। देखो परी, इसे तुम अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके होते हुए मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती और ना ही मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है। परी की बात सुनकर इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में इंस्पेक्टर परी से घुल मिल गया। इंस्पेक्टर पंकज मन ही मन में परी से प्रेम करने लगा। एक दिन इंस्पेक्टर पंकज परी से कहता है, परी, एक बात मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्रेम तो मैं भी तुमसे करती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे माता पिता भी यहाँ आते ही होंगे। उनके आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी वहां पर घर की नौकरानी सुधा आ गई। इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराते हुए थाने चला गया। परी सुधा को अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, आज मेरी कमरे की सफाई ठीक से कर देना। जैसी आपकी मर्जी मेम साहब। कुछ देर बाद सुधा परी के कमरे में सफाई करने के लिए गई, मगर उसने देखा कि परी अपने कमरे से गायब थी। मेरे सामने तो परी मेम साहब कमरे के अंदर गई थी, अचानक कहाँ चली गई? अचानक एक तेज हवा की झोंके के साथ दरवाजा बंद हो गया और सुधा के कानों में किसी स्त्री के गुर्राने की आवाज आई। कौन है यहाँ पर? कौन है? सुधा ने जैसे ही ऊपर नजर दौड़ाई तो सामने का दृश्य देखकर दहशत से उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की छत पर एक भयानक लड़की, जिसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, अपनी पीली आंखों से उल्टी लटकी हुई सुधा को घूरे जा रही थी और सुधा की चीख कमरे में गूंज गई। शाम को इंस्पेक्टर पंकज तेज बारिश में थाने से घर लौट रहा था कि तभी एक व्यक्ति उसकी जीप के सामने आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर पंकज जीप से उतरते हुए गुस्से में उस व्यक्ति से बोला, क्या बदतमीजी है? अगर जीप की रफ्तार तेज होती तो तुम मर भी सकते थे। वो व्यक्ति रहस्यमय अंदाज में बोला, मौत तो तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा नाम प्रोफेसर अभिमन्यु है। अच्छा, तो तुम ही वो प्रोफेसर अभिमन्यु हो जिसके चर्चे आए दिन न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में तुम्हारे विचार मूर्ख और बेवकूफ लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं और जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारा एक असिस्टेंट कुछ दिनों पहले ही रहस्यमयी परिस्थितियों में जंगल में मरा हुआ पाया गया था। तुमने सही कहा इंस्पेक्टर, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी लाश भी जंगल की किसी झाड़ियों में मिले। ये सुनकर इंस्पेक्टर पंकज बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने जिस लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है ना, वो लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि परी है। हाँ जानता हूँ, उस लड़की का नाम परी है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि कुछ दिनों के बाद मैं परी से शादी करने वाला हूँ। मूर्ख इंस्पेक्टर, लगता है उसने अपना जादू तुम पर कर दिया है। तुम्हारी कलाई बता रही है कि उसने तुम्हारा हाथ अपने हाथों से पकड़ा है। इसका मतलब आज वो खुश है, और जब परी खुश होती है
तो वो किसी न किसी का खून पीती है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी वाहियात बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज जीप लेकर अपने घर चला गया। घर पर उसने देखा कि परी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। इंस्पेक्टर पंकज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में सोने चला गया, मगर आधी रात के बाद अचानक कुछ चबाने की आवाज से इंस्पेक्टर पंकज की आंख खुल गई। ये चबाने की चबड़ चबड़ की आवाजें कहां से आ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली मांस खा रही हो। इतना कहकर पंकज आवाज की दिशा की ओर बढ़ गया। अचानक इंस्पेक्टर पंकज के कदम परी के कमरे की तरफ आकर रुक गए। आवाज तो परी के कमरे से ही आ रही है, मगर परी तो गहरी नींद में सो रही है। घर में इतनी तेज आवाज आ रही है और परी की आंख तक नहीं खुली। इतना कहकर इंस्पेक्टर पंकज ने परी के कमरे का दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का दृश्य देखकर इंस्पेक्टर पंकज की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि परी का शरीर खून से सना हुआ था और सुधा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। तभी परी पंकज की ओर देखकर घूरती हुई बोली, सोचा था तुमसे विवाह करके एक बच्चा पैदा करूंगी, मगर तुमने कमरे का दरवाजा खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरा रहस्य जान गए हो। तुम्हारी मौत तो पक्की है। पंकज डर से चीखता हुआ घर के बाहर गया, मगर अगले ही पल परी बिजली की रफ्तार से पंकज के सामने अपने भयानक रूप में खड़ी हो गई। उसका सड़ा हुआ चेहरा, पीली आंखें और दांत देखकर पंकज बहुत डर गया। कौन हो तुम? परी, लेकिन इस समय तुम मुझे अपनी मौत समझ सकते हो। तभी पंकज के कानों में प्रोफेसर की आवाज टकराई। उसकी आंखों की तरफ मत देखो इंस्पेक्टर। अचानक प्रोफेसर परी के सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा हुआ जो तू यहाँ पर चला आया। मैं जानती हूँ कि तूने ही मेरी माँ को मारा है। हाँ, क्योंकि तेरी माँ भी डायन थी और तू भी डायन है। तेरी माँ ने मेरे असिस्टेंट राहुल की मेरी आंखों के सामने जान ले ली। मैं तो तुझे भी मार देता, लेकिन तब तक ये मूर्ख पंकज तुझे अपने घर तक ले आया। इतना कहकर प्रोफेसर ने बड़ी फुर्ती से अपने जेब से छोटी सी बोतल निकाल ली। तभी परी ने अपने नुकीले पंजे प्रोफेसर की टांग में गड़ा दिए, जिससे प्रोफेसर के हाथ से वो छोटी सी बोतल गिर गई। प्रोफेसर चीखता हुआ इंस्पेक्टर पंकज से बोला, इस शीशी के अंदर पवित्र पानी है। इस पवित्र पानी को तुरंत इस भयानक बला के ऊपर फेंक दो। पंकज ने बड़ी फुर्ती से उस बोतल का पानी परी के ऊपर फेंक दिया। अचानक एक चीख के साथ उस भयानक बला के शरीर में आग लग गई और वो धुआं बनकर राख हो गई। प्रोफेसर पंकज से कहते हैं, झोपड़ी में तुम्हें जिस औरत की लाश मिली थी, वो औरत भी एक डायन थी। उसने ही मेरे असिस्टेंट को मारा था और मैंने ही उसे इस पवित्र पानी के जरिए मारा था। मैं जानता था कि उसकी एक बेटी भी है, मगर उस झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही तुम परी को अपने घर ले आए। लेकिन प्रोफेसर, आखिर ये सब क्या था? कौन होती है ये परी? कुछ ऐसी स्त्रियां ताकतवर बनने के लिए तंत्र शक्ति की साधना से एक जिन के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। तब उनकी कोख के जरिए एक लड़की पैदा होती है, मगर वो इंसान नहीं होती, वो परी होती है, जो एक तरह की डायन होती है। उनका काम अपने वंश को आगे बढ़ाना होता है। जब भी परी किसी पुरुष से विवाह करके कोई बच्चा पैदा करती है, तो वो उसके बाद अपने पति को मार देती है। अगर इसका रहस्य तुम्हारे सामने नहीं आता, तो शादी के बाद वैसे भी ये तुम्हें मार देती।